हमारे गांव में पधारे, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इन्होंने एजुकेशन के बारे में और आईडी के बारे में आप लोगों को या हम सभी लोगों को जो ज्ञान दिया है उसके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बलारा साहब, जैसे आपने ये कहा था कि मेरा बेटा स्कूल में इसलिए जाता था भी दोस्तों से दोस्ती कर ले, एजुकेशन मैंने मेरे हिसाब से घर दी थी। यहाँ तक ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आपने कहा कि मेरा बेटा 10वीं पास कर गया, तो वो 10वीं का सिलेबस कौन से मतलब जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो टेस्ट पास किए या आपने अलग से एजुकेशन दी, उसका कोई अलग से बोर्ड था? जी, मैं एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है। दरअसल क्या है, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मुझे अपने बच्चे को आने वाले टाइम में किसी ऐसे सिस्टम में तो लेकर जाना नहीं है जहां इसको इस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपना जीवन बिताना हो, तो मैंने उसे बहुत अर्ली स्टेज में ही 7 साल की उम्र में ही 10वीं क्लास तक का सिलेबस करवा दिया था। वही सिलेबस जो उसको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस जो सीबीएसई सिलेबस बना के देती है। और उसके बाद उसकी रुचि लेकर उसकी रुचि पैदा करी ऐसे विषयों में जो उसको जीवन में काम आने के हैं। आज के टाइम पे जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, ये जो काउंसलिंग वाला पॉइंट है, ये वो लगभग 12-13 साल की उम्र में सीख गया था। जितनी दुनिया के अंदर षड्यंत्र हमारे साथ चल रहे हैं, कि चाहे खेती के माध्यम से, चाहे एनिमल फार्म के नाम पर, चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर, वो 10वीं क्लास होते होते सारे षड्यंत्रों को जानने लग गया था। और चूंकि वो प्लेयर है, अभी वो लॉन टेनिस खेलता है, तो मेरा सारा फोकस उसके गेम पर ही रहा। आज वो इंटरनेशनल प्लेयर है और नेशनल चैंपियन है लॉन टेनिस का। इससे पहले चेस का और स्केटिंग का वो चैंपियन रहा। और सिलेबस स्कूल का मैंने कभी उसके ऊपर बर्डन बनने नहीं दिया। जब वो 7 साल का था तभी कंप्लीट करके मैंने उसका पेपर लेकर के देखा था अपने 10th के हिसाब से, मोर देन 95% स्कोर वो उसमें स्कोर कर रहा था। उसके बावजूद भी उसको रेगुलर स्कूल के अंदर ही एंट्री रखी। जैसे जाता रहा, कभी गया कभी आया, और कभी भी वो स्कूल में पूरे टाइम नहीं रहा, कभी भी। ठीक है। आपने एजुकेशन के ऊपर जो है ना ये ऑब्जेक्शन किया था कि आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उससे मैं एग्री नहीं हूँ। आपने खुद ने ये बातें कही है ना? नहीं, एग्री नहीं हूँ। नहीं, आपने कहा कि भी जो आज के युग में मतलब वर्तमान के अंदर आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल ही गलत है। आपने ये वर्डिंग बोली है। मैंने ये बोला है। आपने नहीं, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नहीं आप पेश करोगे, मैं स्पष्ट करूंगा। मैंने ये बोला है कि जो आपके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो सिलेबस ना आपने तय किया है, ना स्कूल के टीचर्स ने तय किया है, ना वो उस बच्चे के समाज के लिए काम आ रहा है, ना वो उसके जीवन में काम आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, किसने सिलेबस तैयार किया उसका को आपको नहीं पता किसने किया है। ब्यूरोक्रेट ने किया है, किसी ने किया होगा। बच्चे ने तो आपके लिए पढ़े तो वही है ना। हाँ, मैट्रिक तो उसी टाइम उसी सिलेबस से करी होगी ना। जी। तो फिर आप हमें ये क्यों भ्रमित कर रहे हो कि ना आपने तैयार किया ना आपके बच्चों ने तैयार किया? अरे किसी ने तैयार किया, जिसने तैयार किया उसकी तैयारी के हिसाब से उसी सिलेबस के द्वारा ही आपके बच्चों ने मैट्रिक करी है। मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं कर रहा। मैं भ्रमित की बात नहीं कर रहा। आप ये तो कह रहे हो। आपने बोला कि भ्रमित क्यों कर रहे हो। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ जागृत कर रहा हूं कि आपके बच्चे का जो सिलेबस है वो चूंकि आपने तैयार नहीं किया है और चूंकि वो आपके बच्चे के जीवन के लिए नहीं बनाया गया है, तो क्या हम लोग उसी को पढ़ते रहें या वो सिलेबस हमको दोबारा से अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा? ठीक है जी, चलो आपकी बात बड़ी। ये अब आपको तय करना है, आपको नहीं करना है, आप बिल्कुल ओके। आपने बिल्कुल सही कही जी। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर 10-20 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। क्या 10-20 करोड़ के माँ बाप अपना अपना सिलेबस तैयार करेंगे? 10-20 करोड़ के माँ बाप अपने लिए सिलेबस तैयार करेंगे ये मैंने नहीं कहा। आप मैंने ये कहा है जहां जिस गांव के अंदर मैं अभी बैठा हूं, इस गांव के लोगों को किस चीज की जरूरत है ये तो गांव के लोगों को मालूम होगा। ये तो वो लोग तय करेंगे उनको अपने बच्चों के लिए कैसा जीवन तैयार करना है। ये लोग तो ये वाले तय करेंगे। जब यहां के लोग अपने बच्चों के लिए बोलना चालू करेंगे, मेरे एरिया के लोग बोलना चालू करेंगे, राजस्थान के लोग बोलना चालू करेंगे। राजस्थान के बच्चे की जरूरत गोवा में बैठे आदमी की जरूरत के बराबर नहीं है। उसकी जरूरत, मेरे हरियाणा में बैठे आदमी की जरूरत राजस्थान के बच्चे की जरूरत बराबर नहीं है। और हम दोनों की जरूरत हिमाचल के बच्चे की जरूरत के बराबर नहीं है।
जहां जिस तरह का माहौल है, जहां जैसा वातावरण है, जहां जैसी डेमोग्राफी है, जहां जैसी ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से अगली जनरेशन की जरूरत है, और जैसी वहां की जरूरत है वो वहां के लोग तय करेंगे। ये लोकल लोग तय करेंगे। शिक्षा लंबा ना लो, शिक्षक लंबा ना लो। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसी बात पे बात करने के लिए बैठे हैं। शिक्षा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये हम सबको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षा सरकारी विषय भी नहीं है, शिक्षा सामाजिक विषय है। समाज तय करेगा कि उसके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और उन बच्चों को समाज के लिए कैसे तैयार किया जाए, ना कि बाहर बैठा कोई व्यक्ति। मेरा कहना यह है, आप इस पे सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, ये आपका विषय है। आप बुरा ना मानो। ना, मैं बुरा नहीं मानना जी। सुनो एक मिनट, बुरा नहीं मेरे गांव में आए हो, जो जिसकी मेरी बुद्धि है मैं आपसे सवाल करूंगा, संतुष्ट हूं ना, वो मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो। नहीं, आप अपने लेवल पे करिए सवाल, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक दफा तो ये कह दिया कि ना तो राजस्थान के बच्चे की एजुकेशन की जरूरत है, ना गोवा के बच्चे की एजुकेशन की जरूरत है। तो इसका मतलब कहने का भाव आपका ये है कि हर डेमोक्रेसी, वो क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी के हिसाब से मतलब आप शिक्षा तय करोगे। मैं कह रहा हूं समाज अपनी शिक्षा तय करेगा खुद, ना कि कोई बाहर बैठा आदमी सबको सीबीएसई का सिलेबस नहीं पढ़ाएगा। ये सिलेबस किसी काम नहीं आएगा। सीबीएसई का जो सिलेबस है वो कोई जरूरी को नहीं है। यहाँ कोई पढ़ा रहे हो भाई तुम सीबीएसई का? दोनों है ना। आपको थोपे तो नहीं गया ना? वो एक ही है, थोपा गया है। सरकार ने थोपा है। अच्छा, सरकार ने थोपा है, यही पढ़ाना है। अगर अलग पढ़ाएंगे। अच्छा चलो, फिर अगर हम उनके नहीं मानते हैं तो क्या हम स्कूल चला लेंगे फिर अपने सिलेबस के हिसाब से? स्कूल हम बच्चों के लिए चला रहे हैं कि सरकार के लिए चला रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। स्कूल हम सिलेबस बच्चों के लिए चला रहे हैं या सरकार के लिए? एक आपने ये कहा कि 100% गारंटी देते हैं रोजगार की, क्या आप मानते हो कि सारे के सारे बच्चे आईएएस लाग जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे? मैंने आईएएस और इंजीनियर बनाने की बात, रोजगार की बात तो हुई थी। मैंने एक मिनट देखिए, तो फिर रोजगार का मतलब, एक बात समझ में आना चाहिए सभी माँ बाप को, एक बात सभी माँ बाप को समझ में आना चाहिए, रोजगार का मतलब काम होता है, नौकरी नहीं। और हर हाथ को काम दिया जा सकता है, यह संभव है, प्रैक्टिकली संभव है। जब आप वो ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद जब आप आएंगे आपको एक एक लाइन क्लियर मिलेगी। जहां तक बात है बच्चे के टैलेंट की बात है, जिस बच्चे ने अपना काम करना है, ये मेरे 2 गांव हैं, सुनते रहो लारा साहब। सुन रहा हूं। डाणी सांचरा, डाणी भोजराज, उसके अंदर 20 प्लम्बर मिल जाएंगे। मेरे गांव में एक को नहीं मिला। एजुकेशन यही स्कूलों में उन्होंने प्राप्त किए, उन्हीं स्कूलों के अंदर इस गांव के बच्चे पढ़े हैं। एक भी बच्चा हमारे गांव में प्लम्बर नहीं है, एक भी बच्चा इलेक्ट्रिशियन नहीं है, एक भी बच्चा कोई टाइल लगाने वाला नहीं है। और ये साथ में गांव है, बच्चे वो स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी प्राइवेट के अंदर। आज 250-300 बच्चों को तो सरकारी नौकरियाँ हैं, और कम से कम भी 1000 बच्चे भिन्न भिन्न मतलब ट्रेनिंग के द्वारा काम करते हैं। एजुकेशन तो इन्हीं स्कूलों में प्राप्त करी है। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में यह है, एक नहीं मैं बता दूंगा। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि भी आप कहते हो ना कि भी 100% रोजगार की हमारी गारंटी है जो हम एजुकेशन देंगे। इस गांव के अंदर इसी एजुकेशन को लेके 100 के 100 बच्चे कामयाब हैं। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। अगर 100 के 100 समझ में आ, अगर 100 के 100 रोजगार में है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमारी क्या बात कर रहे हो आप? सभी भाई अंदर आई, 2 मिनट। मैं इसी गांव की बात करी है, कई बार मेरा बड़ा भाई है, कोई बात नहीं है, बलारा साहब आओ कुत्ता है। और गांव की और दोनों गांव का अंतर बताऊंगा मैं आपको कि इस गांव में कोटा, बयानी, दिल्ली, कलकत्ता भेजने का ब्यूत नहीं है। गलत कह रहा हूं? ई डाणी में जमीन है, बच्चे के नंबर 90 आ गए, मेरे पास आएगा, मैं कहीं इसके 90 तो जरूर आ गए, इसको नॉन मेडिकल मत कराना, क्योंकि ये नॉन मेडिकल का बोला, इसकी मौसी नॉन मेडिकल की बात कर रही है। तो वो मौसी के कहने से एमएससी बीएससी में चला जाता है, 3-4 साल गाड़ ले है। और इस गांव के बच्चे बुनना लेके कोचिंग प्लम्बर की ले ली, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी चीज की ले ली, और जब फार्म खुल गया घोड़ा फार्म का तो वो सिलेक्शन हो गया। हमारी सोच भाई रामकुमार, जो यहां मैं बैठा हूं, इसी बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, देखो बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ने वाले हैं, परंतु 10वीं के बाद इस गांव में चाहे उस गांव में चाहे किसी आदमी की सोच पर बात है। बोला फलाने का बच्चा, भाई फलाने का बच्चा मेडिकल करा है, हमारे गांव में बैरा के बच्चे बोले डॉक्टर बने, हम भी जाएं। तो डॉक्टर बनने के लिए वो भाई +2 तक तो ले जाएगा,
फिर अब उसके लिए 1.5-2 करोड़ की जरूरत है, तब हमारा बच्चा कहाँ जाएगा कि यार इतना भी तो को नहीं। फिर वो डॉक्टर साहब ने बताया था, फिर कहाँ जाएगा, ये तो बढ़िया बढ़िया शीशे वाले नशेड़ी जगह है वहाँ पहुँचेगा। तो अब आप ले सकते हो। बात चली थी एजुकेशन के ऊपर भी, एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है। आप कह रहे हो कि उसी एजुकेशन को लेकर के ये बच्चे कामयाब हैं और उसी एजुकेशन को लेकर इसके बच्चे, इस गांव के बच्चे कामयाब कौन नहीं। बात तो फिर सिस्टम पर आओ ना भी, ये तो अपने बाप बच्चों को समझाओ। माँ बाप नहीं आ रहे ना सिस्टम पर, नहीं बच्चे तो आ रहे हैं, उनके माँ बाप उनसे ज्यादा आ रहे हैं। कैसे? वो बच्चे सारे कामयाब हैं। जैसे आपने कहा भी IT की ट्रेनिंग करके आगे, देखिए उसमें चले गए रामकुमार बच्चे। जी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जिसको आप कामयाबी कह रहे हो, असल में आप नौकरी को कामयाबी कह रहे हो ना, मैं नौकरी को भी नहीं कहता। चलिए, आप किस चीज को कामयाबी कह रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना स्पष्ट हूं, अपने समाज में हमारा बच्चा जो भी काम कर रहा है, चाहे वो प्लम्बर की नौकरी कर रहा है, चाहे वो किसी घोड़ा फार्म में काम कर रहा है, या वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा है, या वो उसने MBBS कर ली, या उसने इंजीनियरिंग कर ली, वो जो भी काम कर रहा है बाय चॉइस नहीं कर रहा है। उसके माँ बाप ने ये तब तय नहीं किया था जब वो स्कूल के अंदर पढ़ रहा था। उस बच्चे ने तब तय नहीं किया था जब वो पढ़ाई कर रहा था कि मेरा बच्चे के पास ये टैलेंट है, ये बड़ा होकर के ये काम करेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल आए होंगे, जब कोई IAS जिसको अपनी नौकरी करते हुए 8-10 साल हो गए, उसने सुसाइड कर लिया हो। मैंने ऐसे बहुत से कांड देखे हैं जहां बहुत अमीर लोगों के घरों के अंदर बड़ा बुरा हाल रहता है और वो आखिर में अपनी जीवन लीला समाप्त करके जाते हैं क्योंकि वो अपने जीवन से खुश नहीं थे। चलो मेरा कहने का अर्थ ये है, अच्छा, कोई भी आदमी अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में केवल खुश तब रह सकता है जब वो काम कर रहा हो जिसको वो पसंद करता हो, और उसको वो पसंद केवल तब कर सकता है जब वो उस काम के अंदर दिन रात लगाने की गुंजाइश हो, और वो दिन रात केवल तब लगा सकता है जब उसके दिमाग को कुदरत ने उसी के लिए बनाया गया हो। मेरा कहने का अर्थ यह है कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही हम अपने बच्चे को पहचान करके उसको यह तय कर सकते हैं कि तुमको अपने जीवन में किस तरह का काम करना है, अपना जीवन यापन कैसे करना है, जिससे वो अपने जीवन में खुश भी रहे और अपने जीवन में काम वो अपनाए जिसके लिए उसको बनाया गया है, जैसा उसको बना है। ये नहीं कि उसको मजबूरी में क्योंकि नौकरी करनी है, क्योंकि घर चलाना है इसलिए, बल्कि समाज ये व्यवस्था करे कि वो जो भी समाज में अपना योगदान दे रहा है उसके बदले में कम से कम उसका घर तो चले ही चले। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा समाज का विषय है, शिक्षा व्यक्तिगत विषय नहीं है, शिक्षा बिजनेस का विषय नहीं है। यदि किसी भी काम को सीखने के लिए एक आदमी के पास, जैसे मस्जिद ने भी बोला कि उनके पास कोटा या बयानी भेजने के पैसे नहीं है, अगर उनके पास कोटा भेजने के पैसे नहीं है और वो बच्चा पीछे रह गया है, यह भी समाज के ऊपर कलंक है कि उस बच्चे के पास यदि टैलेंट था और वो पैसे की कमी से रह गया, और किसी बच्चे में टैलेंट नहीं था और उसके माँ बाप के पास पैसे थे और वो MBBS कर जाए, यह भी समाज के लिए कलंक का विषय है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है उसको डॉक्टरी के लिए समाज तैयार करे, और जो प्लम्बर के लिए बना है वो प्लम्बरी के लिए तैयार करे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको मजबूरी में प्लम्बरी करनी पड़े और उसको सिर्फ बड़े घर में पैदा होने का फायदा मिल जाए कि वो कोई डॉक्टरी के एडमिशन मिल जाए। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा विषय है कि समाज ये तय करे। ये तो हो गया एजुकेशन का। इसके अंदर मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि आपने कहा कि आज के युग में जो पढ़ाया जा रहा है वो एजुकेशन सही नहीं है। अब आगे अपार ID के ऊपर आप इस पर आ जाते हैं। अब अपार ID के अंदर आप कह रहे हो कि उसमें हमारा क्या डेटा चुरा जाएगा। लोगों ने तो आधार कार्ड का विरोध किया था, पोलियो की दवा का विरोध किया था, और उसके बाद क्या था, चेचक के जो टीके लगे थे लोगों ने उस टाइम भी उसका विरोध किया था। क्या वो चेचक के टीके हमारे इस वर्तमान की जनरेशन के लिए सही नहीं है? पोलियो के टीके हैं वो क्या हमारे मौके की जनरेशन के लिए सही नहीं है? चलिए देखिए, कई बार क्या होता है, हमको चीज़ें आधी अधूरी पता होती हैं और हम उसके चक्कर में लग जाते हैं। पहली बात आपने बोली कि आप मेरी उस बात से संतुष्ट नहीं है। मैं आप सब लोगों को स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक बात रखने आया हूँ, जिसको चाहिएगा वो आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं चाहिएगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको आगे लेकर के। दूसरी बात अपार ID की है।
आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ना आधार के बारे में, ना चेचक के बारे में, ना पोलियो के बारे में और ना अपार आईडी के बारे में। इसको जानना है अगर आपको है तो सिर्फ एक बात समझ लो, अगर आप लोगों ने आज की सिचुएशन को नहीं जाना है तो आप आगे की सिचुएशन को भी नहीं जान पाओगे। इस देश के अंदर एक बीमारी के नाम पर लॉकडाउन लगा था कि नहीं लगा था? उस बीमारी का नाम क्या था? कोरोना। कब आई थी वो बीमारी? 2019 में। कोविड-19 उसका नाम था, यही है जी। अच्छा, वो बीमारी कब गई इस देश से? ये कह रहे हैं 22 में गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी भारत के अंदर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, ऑफिशियली रिटन में देश में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। आज भी देश में कोरोना महामारी चली हुई है। आज भी देश में उसके लिए पूरा योगदान दिया जा रहा है। और आप लोगों को मालूम होगा कि गांव में जो नुकसान हुआ वो कोरोना का हुआ या कोरोना के बाद के उसका इलाज के नाम पर लगाए जा रहे उसके इंजेक्शंस का हुआ? किसका हुआ है नेगेटिव? कहीं भी कागजों में दर्ज नहीं है। और मैं आपको यह बता दूं, आज से 50 साल बाद जब आपके बच्चों को 2019 का अखबार उठा करके देखोगे तो उसमें यह मिलेगा कि 5 साल लंबी चली थी एक बीमारी और उसके इंजेक्शन लगा करके बचाए थे लोग, जबकि असलियत आपके सामने असलियत है। अभी आज से 50 साल पहले की बीमारियों का सरकार को फिर दवा नहीं बनानी चाहिए थी? आपको मालूम ही नहीं है ये दवा है कि नहीं, तो वैसे लगा रहे थे लोग, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं ये दवा थी ही नहीं। इसका मतलब आपको सारा ज्ञान, हमें कोई ज्ञान नहीं। आपका आधार कार्ड बना रखेगा आपने? नहीं बनवा रखा जी। अच्छा, अब बच्चों के हटा देते हैं, अगर आपका आधार कार्ड है तो आपको एडमिशन नहीं देंगे, हम कहां जाएंगे? वो लोग तय करेंगे कि हमारे बच्चों के एडमिशन वो देंगे कि नहीं देंगे। यही तो शर्मनाक बात है। ये शर्मनाक मेरा बच्चे मेरे और तय वो करेंगे। अच्छा, एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे? डूब मरना चाहिए हम लोगों को कि वो लोग तय करते हैं कि हमारा एडमिशन आधार कार्ड के दम पे होगा। हमको राशन देने की बात करते हैं, भिखारी बना रखा है और उसके लिए आधार कार्ड देना पड़ता है। यह शर्मनाक बात है गांव के लिए। डूब मरने की बात है कि कोई आदमी आकर एक कागज का डंडा कर देता है और उसके चक्कर में हमको वो इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। यह डूब मरने की बात है पूरे गांव के लिए। अच्छा, इसके लिए बता रहे हैं कि जो ठीक है, आप प्रो सरकार होंगे, आप प्रो गवर्नमेंट होंगे, आप रहिए। किसी का विरोध करना, किसी का समर्थन करना कोई गलत या सही नहीं होता है, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ तो ये तो फिर आपके पास अधिकार है कि भी एजुकेशन जो मौके का सिलेबस पढ़ाया जाता है वो सही नहीं है। अगर मैंने कह दिया तो मैं वो नहीं भाई साहब, आप एक बात 2 मिनट। भाई साहब के लिए सारी चीज है। भाई साहब ने एक कहा कि बिना एडमिशन रह जाएंगे। कौन कहता है बिना एडमिशन रहेगा? अगर किसका आधार कार्ड नहीं तो मैं एडमिशन करूंगा और 10वीं तक भी जाएगा। बैठ जा। कोई यूनिवर्सिटी में ऐसे रोकता है कि अपार आईडी वगैरह आपको रोल नंबर नहीं दिया जाएगा तो वो भाई उससे लिखवा करके ला दो, जेल के अंदर मैं ठोकूंगा। बिल्कुल। अगर किसी को कानून का पता ही नहीं हो, 250 आदमी हरियाणा के अंदर बिना आधार कार्ड है और बैंक के अंदर मैं कुछ भी नहीं दे रहा, क्या मेरा कारोबार भी चले? भाई रामकार को बता दूंगा कि मैं मेरा आधार कार्ड यूज नहीं करता और तो भी मेरा कहीं बिजनेस रुका नहीं है। मैं गवर्नमेंट को बस नहीं देता तो कौन लेके गया गवर्नमेंट बस मेरे से? किसी को बता दो। गवर्नमेंट कहती है आज फलाना मंत्री आ रहे बस दे दो। मैं भाइयों को दे सकता हूं, गांव वाले मांगे तो। अगर किसी नेता ने फोन कर दिया या किसी अफसर ने कर दिया, बिल्कुल नहीं देता। और गोली खवाने की बात आई, पूरा प्रशासन मेरे ऊपर लग गया है और लगा वही है। भाई गोली खिला, मैं कहा भी टेस्ट करो, इसके कीड़े हैं तो इसको गोली खिलाओ, अगर इसको कीड़े नहीं है तो इसको गोली क्यों खिला रहे हो? अगर सरकार इतना भला चाहती है तो क्यों गांव में आके सबके टेस्ट करे मशीन से? जो जो बीमारी है वो दवाई दे दे। क्या कोई बीमार होगा? उस डॉक्टर ने गोली खिलाने वालों ने पर्ची लिख दी, अल्ट्रासाउंड कराइए रामकुमार को, मेरे को 700 रुपए जमा करवा लिए, 200 रुपये उस डॉक्टर के हैं। वो बिना सफेद कागज के ऊपर, कोई डॉक्टर आज तक ये बता दीजिए बिना सफेद कागज पर अल्ट्रासाउंड लिखता है कि लिखता नहीं? बोलते क्यों नहीं? सफेद कागज पर नहीं लिखेगा, लिबर्टी वाले का नाम होगा। अगर मैं शर्त मारता हूं मेरे को पकड़वा दो, 200 रुपए आपको मैं लाके दिखा दूंगा डॉक्टर की पर्ची से।
डॉक्टर वहां जाता है, 500 लगते हैं हमारे, 200 क्यों लेता है वो? मुझे बुला के देता है कि जी सर आप तो हमारे जान के हो, 200 आप वापस कर लो, 500 मेरे हो गई। बताओ, तो कहने का मतलब बिना आधार कार्ड सब कुछ चल रहा है। चलो एक सेकंड और देंगे। ले बिल्कुल देंगे, नहीं सवाल करेंगे दुख नहीं है मेरे को किसी बात का। साहब। जब हम लोन करवाते हैं ना, जब कोई लोन करवाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं, उसके बगैर करते नहीं। रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, आधार कार्ड के बगैर रजिस्ट्री नहीं करते। या तो चल के साथ में करवाओ, हम भी बंद कर देंगे। हाँ भाई सुनो, हम करवाएंगे किसी को लोन बनाना बिना आधार कार्ड, मैं कराऊंगा। बगैर आधार कार्ड किसको लोन करवाना, हाथ ऊपर करो। और हमारी ट्रेनिंग लेकर के आकर के आप खुद बनवा लोगे, हाथ करके। आपको टाइम है, हमारी ट्रेनिंग ले, उसके बाद जाइए मैनेजर के पास कि मेरा आधार कार्ड नहीं है, लोन बना। अगर वो मना करे तो डॉक्टर बुला रहा है और हम दोनों आपके पीछे होंगे, दोनों बाजू। चलो मैंने एक रजिस्ट्री करानी है अभी। सुनो सुनो, आगे बात है, हंसना नहीं है किसी पे, हंसते नहीं है। ये तो कह दे कि वे वहां से जान लग रहा है, यार मेरे को तो भैंस दिखी है क्योंकि दीपू झोटा ले गया। मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, झोटा नहीं है, भैंस है। तो रामकौर भाई ने ये कहते रजिस्ट्री करानी है। अगर कानून करे, आज पूरी जनता से ये लिखवा दो तेरे गांव में कि हम बिना आधार कार्ड रजिस्ट्री करवाएंगे और तहसीलदार नहीं करे तो हम साथ हैं। बताओ कौन जाएगा तेरे साथ, कौन जाएगा? मैं आपने चलूंगा। मेरे को नहीं, इस गांव की सिस्टम को ठीक कर। ये सारे दे रहे आधार कार्ड, हम अकेले नहीं, सबको तैयार कर, मैं रजिस्ट्री कराऊंगा। मैं आपको इस बारे में, मैं सुनिए, आदमी चाहिए, आदमी। राम कुमार जी, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज स्पष्ट कर देता हूं। आज भी इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो ग्राम सभा है। हाँ। ग्राम पंचायत से भी ऊपर ग्राम सभा है। आपको कोई भी ऐसा फरमान जो सरकार का गलत नजर आता है, यदि आपको उसका विरोध करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने गांव में ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी है। हर एक आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो ग्राम सभा का ऑटोमेटिक मेंबर होता है। ग्राम सभा की मीटिंग में 70% लोगों के जिस कागज के ऊपर साइन हो जाएंगे, हमारे संविधान की अमेंडमेंट 71वीं और 72वीं अमेंडमेंट के मुताबिक इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी विधायिका या संसद उस ग्राम सभा के लिखे हुए दस्तावेज को नकारने की ताकत नहीं रखती है। इतना बड़ा ताकत ग्राम सभा के पास है। आप जो लिख करके दे देंगे, मानना मजबूरी है इस सिस्टम की। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमको एक कागज बताता है कि मेरा नाम क्या है, मैं किसकी औलाद हूं, या मेरे बच्चे का नाम क्या है, मेरा बच्चा कब पैदा हुआ, मेरे लिखे हुए से बात नहीं मानी जाती। बाहर बैठा कोई तहसीलदार लिखता है किसी जन्म प्रमाण पत्र पर, वो लिखा जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है। गांव अपना अगर बचाना है, समाज यदि अगर अपना बचाना है, तो आप लोगों को यह ताकत अपने पास रखनी पड़ेगी कि मैंने जो कह दिया है वो सही है, इससे ऊपर कोई सत्य नहीं है। नहीं तो आपको सड़क पर चलने का भी जुर्माना या पैसा देना पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। ऐसा समाचार वो लेकर के आ रहे हैं। आपको गाड़ी चलाने का पैसा लेना शुरू कर दिया है, आपकी बाइक चलाने का भी पैसा लेना शुरू कर दिया है। आगरा वाले हाईवे के ऊपर बाइक का भी पैसा चालू कर दिया है। आपके डंगरों के यहां फास्टैग लगा दिया है कानों के ऊपर, और सारे कागज आधार कार्ड के साथ आपके बैंक खाते के साथ जोड़ दिया है। इसी आधार कार्ड को आपकी फैमिली आईडी के साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ, आपके पैन नंबर के साथ, आपकी आईटीआर के साथ, आपके पानी के बिल के साथ, आपके बिजली के बिल के साथ, आपकी जमीन के कागज के साथ, कार की कागज के साथ, खेत के कागज के साथ, घर के कागज के साथ, और तमाम गैस के सिलेंडर समेत आपके जीवन की उपयोगी हर चीज के साथ आधार कार्ड को जोड़ दिया है। यदि आप लोग आज नहीं संभले और आपने अपने अधिकार वापस अपने हाथों में नहीं लिए, तो जैसे 2 साल पहले एक वैक्सीन का सर्टिफिकेट ना दिखाने की वजह से आप दुकान नहीं खोल पा रहे थे, बस में नहीं बैठ पा रहे थे, ट्रेन में नहीं बैठ पा रहे थे, जहाज की टिकट नहीं मिल रही थी, मंडी में नहीं जा पा रहे थे, सामान नहीं मिल रहा था, कोटे से राशन नहीं मिल रहा था, पेंशन नहीं मिल रही थी, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, हाजिरी नहीं लग रही थी और पेपर नहीं देने दे रहे थे,
आने वाले टाइम में इनको आपकी गर्दन दबोचने के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड बंद करना है, आपकी पूरी जिंदगी वहीं के वहीं रुक जाएगी। इसलिए आप अपनी कमान किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते। और इन लोगों को यह भी नहीं मालूम है, राम कुमार जी को इतना भी नहीं पता है कि आधार कार्ड जिस सर्वर के ऊपर है वो नंदन लीलकेणी का बनाया हुआ है। एक आधार कार्ड पे 3 रुपया खर्चा होता है और नंदन नीलकेणी को एक आधार कार्ड बनाने का 1700 रुपया मिलता है। 3 रुपए के बदले 1700 आपका टैक्स का पैसा है वो। आपको यह भी नहीं बताया गया, सिर्फ एक छमाही में मिनिमम बैलेंस ना रखने का 10,500 करोड़ रुपया अकेला एक एसबीआई ने कमाया था। और आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी के नाम पर, सीबीडीसी के नाम पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की योजना चल रही है। इसलिए मैं केवल इतना कहूंगा, एक योजना है जो वो दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए है, इसमें आपको भिखारी बनाया गया है। किसान को अलग से दे रहा है वो बेइज्जती करने की राशि, घर में आपको कोटे से आपको जो राशन दिया जा रहा है उसके ऊपर केमिकल छिड़का जा रहा है। किसान जो विधवा पेंशन के नाम पे अलग से, लड़कियों के नाम पे अलग से, हर आदमी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसको लाभ के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि जो पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है ये पूरी तरह से फ्रॉड और नकली है, जो आपको सिर्फ लाभ के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए जनता सरकार मोर्चा ने और हमने 24 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार में अपनी एक किताब की लॉन्चिंग की थी। मेरी गाड़ी में वो किताब रखी हुई है जिसका नाम है रुपया, मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उसमें आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने, भारत के वित्त मंत्रालय ने, भारत सरकार के पीएमओ ने ये स्पष्ट तौर पर माना है कि जो आपको कर्जा दिया जा रहा है ये फ्रॉड है, ये नकली है और आपकी जमीनें इसके बदले में छीनी जा रही हैं। उनका पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं है। इस पूरी जानकारी के लिए अभी 24, 25 और 27, 28 और 29 को, कल ही खत्म हुई है, परसों हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग, 42 ट्रेनिंग कर चुके हैं हम लोग। 3 दिन की ट्रेनिंग लगती है जिसमें हम एजुकेशन पर तो बात भी नहीं करते, आपके साथ चल रहे सारे के सारे षड्यंत्रों का खुलासा करते हैं जो आपके साथ हो रहे हैं, जो किसान के साथ हो रहा है। ये जो एमएसपी का गारंटी का कानून है, सरकार को 1 मिनट लगेगी आपको गारंटी का कानून देने में। अभी वो देख रहे हैं कि कितनी ऊर्जा को वेस्ट करवाया जा सकता है। आपको जो ये पैसा दिया जा रहा है, के हों आपको नहीं बख्शा जा रहा है। जिस जात का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, समझो पहले उस जात को रगड़ा जाएगा। ध्यान ना हो तो पता करो, जिस दिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, आदिवासियों के जंगल उसी दिन कटने चालू हुए थे बड़ी स्पीड से। 2 लाख एकड़ कहीं कट रहे हैं, 4 लाख एकड़ कहीं कट रहे हैं। कहीं कोयले की खदानें खोद करके उनको दी जा रही हैं, कहीं सोने की खदान दी जा रही है, कहीं बॉक्साइट के और दिए जा रहे हैं। अभी ये पूरा का पूरा षड्यंत्र समझने में तो लगेगा समय आप लोगों को, लेकिन फिलहाल इतनी सी बात है कि हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं वो है शिक्षा का मुद्दा। उसी पर रहें। अभी जैसे मास्टर जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि मेरा आधार कार्ड नहीं है, आवाज आ रही है क्या? अब बात आती है, अब जैसे बलारा साहब ने भी कहा और बासी ने भी कहा भी आधार कार्ड और आईडी की कोई जरूरत को नहीं, हम काम कराएंगे। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन बगैर आईडी के नहीं बना रहे हैं। अगर आपको हम जाके बनाएंगे तो मैं 20 जनानी अभी आपके साथ भेजता हूँ, 20 आदमी भेजता हूँ। चाचा मैं जीवन जीने की बात कर रहा हूँ, भीख की बात नहीं कर रहा हूँ। भीख देने के लिए अगले की मर्जी चक्यूकरी देंदा हो, कान पकड़वा के देव, कान पकड़ के लोगे डॉक्टर साहब, काल लगू डलिया चला के देवेंगे जब भी चलो। अब मैं आपको बताऊं कि
हम हमारे को कह रहे कि आगे चलो, पहले आप लेकर के जाओ। गए थे? क्या बोला? बोले आप वो आईडी दिखाओ आप। कितने आदमी गए? यार 100 तो मेरे साथ डाल गए। तो तेरे साथ 100 नहीं है तो कुछ नहीं काम होगा। लिखवाओ उससे 100 आदमी के साइन करके, पहले बताया था ना, रेजुलेशन करो, 100 आदमी के साइन कराओ और डीसी साहब को दे के आओ जब कि हमें ये चाहिए है। जब अब एक आदमी क्या करेगा? एक लकड़ी क्या करेगी? जब आपने बोल भी दिया ग्राम सभा की ताकत से ऊपर ताकत कुछ नहीं बता है। दी है, आपकी ताकत आपके पास है। आगे सारे 100 लोग जब आप आगे भैया पर मैं करो चेक। हम संतुष्ट देखो हंसने की कोई बात नहीं है। आईडी के आधार कार्ड के एक आदमी कोई नहीं कर सकता, ये बात पहले भी हम कह चुके। एक आदमी कर सकता है कोई? काम नहीं होगा आधार कार्ड और आईडी के बगैर, ये 2 आदमी करवा सकते हैं। हम नहीं करवाएंगे। आप तो कहीं तुम सिस्टम बताया था, गांव का सिस्टम बताया था हमने भाई, गांव का सिस्टम एक साथ होगा तो काम होगा। 2 आदमी कुछ नहीं करवाएंगे। तो कानून चेंज कर दे, फिर पावर तो कोई नहीं करने। तो आप रेजुलेशन करवा के मेरे को दे, तू 70% साइन करवा। तेरे गांव के अंदर चलो ठीक है भाई, आधार आईडी के वो बात आ गई, कोई बात नहीं, शांति से बैठिए। कोई पेंसिल लड़ा आदमी है के? इधर हो एक बार हो जाइए यार, तुम इनके सामने खड़े हो गए। अरे भाई, ओ भाई साहब मैं बैठता हूँ, कोई नहीं मैं बैठता हूँ। अरे भाई जी कह रहे हैं कि वो नहीं बनती पेंसिल। आप में पेंसिल वाले कौन कौन है? यहाँ कोई बनवाने चाहने वाला? ठीक है, भाई साहब कह रहे कि 20-30 है, सारी इकट्ठी होके यहाँ नहीं, जब भी आना हो मैं रेजुलेशन लिखूंगा। शांति रखिए, शांति। गात तेरा भी गुंडट है, मेरा भी गुंडट है, फिर आप टिकना पड़ेगा भैया ने। बेरा मैंने कि मैं सारी जानू हूं क्यों, जिसका पूरा नहीं। ये लुगाई 50-100 तेरे पास है, उनको एक मैं मैटर बना के दूंगा और ये डीसी साहब के पास जाएगी। आपको मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। जाओगी तो वो आपको बना के देगा। कौन गए? फिर गया कौन? हम ठेकेदार थे, हम ठेकेदार हैं। एक को कोई ले जा रहा है, 2 को कोई ले जा रहा है, मैं ले जा रहा हूं 500 रुपए ले रहा हूं, एक 1500 रुपए ले रहा है, एक 200 रुपए ले रहा है। वो डीसी कैसी मानेगा? क्योंकि 300 वो ले रहा है, 200 मैं ले रहा हूं। आपका गांव में अगर काम नहीं हो रहा, पूरा इकट्ठा होकर के और साफ होकर के रिजर्वेशन साफ करके साइन करके और मांगिए कि ये काम चाहिए है। फिर ना मिले फिर देखते हैं अगला। बात लोन की आ गई, मैं लोन वाली बात कर रहा था। कोई मैनेजर है तो मेरे सामने ले आओ, और मैनेजर आपको कहते कि तेरा लोन है भर क्या, उसको भी ले आओ। फिर ट्रेनिंग की जरूरत है हमारी। गात वो है रोड यहाँ दे दो फ्री में कि भाई सुभाष बुला लिया, बलारा साहब सबको चेक काट के दे दे, फ्री में नहीं। ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग के साथ चलियो। अगर लोन किसने नहीं भरा तो भरने की भी जरूरत नहीं है। मैं दूसरी बात आ गई सर, अगर आप रामकुमार को इस बात का पता हो, लोन लेके ना दिया इसो काम तो कदे होई कोई है। असली है भाई रामकुमार, असली है एक नकली? रामकुमार तो नकली है। रामकुमार से तसल्ली कराऊंगा कि ये नकली है ना, बिना मशीन भी चेक कराऊंगा। एक एफिडेविट लिख करके। नहीं, नकली काम कर रही है ना जो बैंक, ये नोट इस पर लिखा हुआ असली है और ये अदा कर रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिद्दी नहीं कर रहा मैं किसी से। आप इंसान हैं, यानी कि आप तो फिर मेरे को टारगेट कर रहे हो। नहीं, देखो इतना बड़ा इंसान देखा। अरे लोन दे के नहीं दूंगा, लोन दे दूंगा। अगर आप पर लोन है वो भरे ना, लेने आ जाए तो मैं दूंगा। आपको लिख के देना पड़ेगा भी मेरे पास लोन ये देगा, क्योंकि बैंक ने जो नोट दिया है वो बैंक मैनेजर आज भी जवाब नहीं देगा। ठीक है, हमने फिर है कि उसमें क्या आती है फिर कि ट्रेनिंग की जरूरत है, उससे बोल के जवाब कैसे लेना पड़ेगा। अब जाके किसी का गला पकड़ ले वो तो एफआईआर करा देगा ना, ऐसा नहीं है। जरूरत होगी हमारी ट्रेनिंग की, उसके बाद आप सामूहिक हो जाओगे और फिर आप सब कुछ कर सकोगे। अकेला किसी के पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला।
ये बात लो, दोनों ही बता दो। ले सुनी लो फिर ये नकली असली